हाँ जी, तो फिर आज 17 नवंबर है और एडिटोरियल एनालिसिस में आज जो सबसे बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है सेम सेक्स मैरिज, जो कि 1954 एक्ट में आता है। ये डील करता है एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के साथ, और जो इसके आर्टिकल है जिससे रिलेटेड 14 और 21 से ये डील करता है। इसमें हम बात करते हैं कि आजकल ये टॉपिक इतना गर्म क्यों हुआ है, क्योंकि जो सुपीरियर की जजमेंट थी वो सुप्रीम कोर्ट से आ गई है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि जो सेम सेक्स मैरिज है या सेम सेक्स के जो कपल्स है उनको मैरिज करने का राइट नहीं है अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। तो अब हम बात करते हैं कि जो सेम सेक्स से रिलेटेड जो भी हमारी जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से, उससे रिलेटेड प्रीवियस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये चालू होता है 1994 से, जहां पर ABVA मतलब एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन है ना। ABVA का मतलब होता है एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन। ये एक एनजीओ है जिसने पिटीशन फाइल करी थी दिल्ली के हाई कोर्ट में, ठीक है ना, किस चीज से रिलेटेड, अंडर द सेक्शन 377। ये क्यों दाखिल करी थी, क्योंकि जो जजमेंट आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, उन्होंने जो कोंडोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन था तिहाड़ जेल में उसे बैन कर दिया था। तो इससे रिलेटेड एड्स भेदभाव जो विरोधी आंदोलन था, उन्होंने इस चीज से रिलेटेड एक पिटीशन दायर की थी दिल्ली हाई कोर्ट में। तो ये ऐसी बात की गई है, ये जो ABV है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एड्स एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट को लेकर ये आंदोलन, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बनाया गया था। ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड फॉर NGO ये बनाया गया था। फिर उसके बाद 2001 में एक जजमेंट आती है दिल्ली हाई कोर्ट की, जो PIL दायर की थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो दायर की गई थी नाज फाउंडेशन के द्वारा दिल्ली में। वो क्या करते हैं, जो हाई कोर्ट है वो सीक रिपील ऑफ ब्रिटिशर्स एरा। ये जो रिपील है ये ब्रिटिशर्स एरा से ही आई जा रही है, और अंडर सेक्शन 377 अराउंड सिंस 1862। 2001 में इन्होंने एक ऑर्फन होम बनाया। ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जो नाज फाउंडेशन था, उन्होंने उनकी हेल्प से, उनके कोलैबोरेशन से एक ऑर्फन चिल्ड्रन हाउस बनाया था, जिसमें जो एड्स और HIV एड्स रिलेटेड जो भी बच्चे थे जिनके माँ बाप नहीं थे, उनको होम या फिर शेल्टर प्रोवाइड कराया जाएगा। ये 2001 में नाज फाउंडेशन के द्वारा ये स्टेप लिया गया था। फिर 2004 से लेकर 2008 की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं, ये रहा 2004 से लेकर 2008 तक। तो ये बहुत बैक ऑन प्रमोशन था, जिसमें कोर्ट कभी कभार इसको क्रिमिनलाइज कर देता था और कभी कभार डिक्रिमिनलाइज कर देता था। तो यहाँ पर बात होती है, हाई कोर्ट जो था वो डिसमिस कर देता है इस पिटीशन को, जो पिटीशन दायर की जाती है सेम सेक्स मैरिज को लेकर। फिर जो कुछ एक्टिविस्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, और जो सेंटर है वो कोर्ट के साथ समय समय पर खेलना चालू कर देता है। समय समय जो होता है उस तरीके से खेलना चालू कर देता है। जैसे जब वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो जो कोर्ट्स है वो कोर्ट सिस्टम टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो टाइम कंज्यूम करने के लिए वो वो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को किसी दूसरी मिनिस्ट्री को सौंप देता है। जैसे होम मिनिस्ट्री को इसने सौंपा था, फिर हेल्थ मिनिस्ट्री इसको सौंपा था, और है ना, होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन था ये बस एपिडेविट बनकर रह गया था। फिर सेंटर ने एक रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए बोला रिगार्डिंग दे गे सेक्स इमोरल है, और ये साइंटिफिक एविडेंस है भी इसके कि नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस से इसका ये मतलब हो जाता है कि इनको साइंटिफिकली डिटरमाइन करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि ओरिएंटेशन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, LGBTQ ऐसे 54-60, और ये ओरिएंटेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होती ही चली जाती है। तो हमें ये बताया गया है कि सेंटर ने एक रिपोर्ट सबमिट करी, उस सबमिट रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि ये रिलीजियस एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग गलत है और नेचर के अकॉर्डिंग भी गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की बातें करी। और फिर जो सेंटर ने इस बात को, और सुप्रीम कोर्ट ने इस टॉपिक को पार्लियामेंट के ऊपर डिसीजन लेने के लिए बोला कि ये जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है ये हम पार्लियामेंट को देते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, हम देख सकते हैं ना इस वाले पॉइंट में। ये जो पॉइंट था ये 2004 से लेकर 2008 तक चला। फिर 2009 की जो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई, दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया कि अब ये किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल एक्शन में काउंट नहीं किया जाएगा, जो कि इसमें यहाँ पर मेंशन है।
फिर उन्होंने 2009 से लेकर 2012 तक जो रिलीजियस ग्रुप थे, इंडिविजुअल्स थे, उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज करने लग गया कि इसको डिक्रिमिनलाइज किस तरीके से कर दिया गया, और ये वर्डिक्ट्स हमारे जो नेचर में कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए चले गए। कैसे वर्डिक्ट इंक्रीज करे? जैसे 2008 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया अंडर सेक्शन 377। ओके, लेकिन जब 2009 के बाद हमने ये देखा 2009 से 12 तक कंटिन्यूसली जो रिलीजियस ग्रुप थे इसको अनएथिकल बोलते थे और इमोरल बोलते थे, जो कि हमारे रिलीजियस सेक्ट और हमारे रिलीजियस जो टेक्स्ट है उनके अकॉर्डिंग इसको गलत कहा गया। लेकिन कहीं कहीं पर अगर हम देखें तो रिलीजियस टेक्स्ट में भी होमोसेक्सुअलिटी जैसी चीज ऑलरेडी मेंशन है ना। फिर हम बात करते हैं, इन्होंने दिसंबर 2011 11 दिसंबर 2013 को ये जो सुप्रीम कोर्ट है सेट असाइड द 2009 दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को साइड में कर दिया और लीव द मैटर ऑन द पार्लियामेंट डिसीजन, और इस मैटर को पार्लियामेंट के लिए छोड़ दिया 2013 को। फिर हम बात करते हैं 2013 के बाद जो स्पेशल जजमेंट आई, जो हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर है जिनका नाम है शशि थरूर, उसने लोकसभा वोट अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल बाय कांग्रेस एमपी हुज नेम इज शशि थरूर टू डिक्रिमिनलाइज द होमोसेक्सुअलिटी। देखो यहाँ पर चीजें उठने लग गई, तो ये डिक्रिमिनलाइज वाला जो सेक्शन था, हमने बोला ना कि होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था 2009 में, जुलाई 2 जुलाई 2009। लेकिन 2009 के बाद जो रिलीजियस ग्रुप थे और इंडिविजुअल्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग तरीके से इसको चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। जब इसको चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 को 11 दिसंबर 2013 को इसमें जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, हाई कोर्ट की ने इस होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया था, उसको साइड में रखते हुए इस मैटर पर विचार करने के लिए पार्लियामेंट को डिसीजन लेने की कहा। लेकिन 2015 में ये चीज डिक्रिमिनलाइज होने के बावजूद भी इसे क्रिमिनलाइज माना जाने लग गया था। लोकसभा में जब वोट किए गए इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल के लिए, तो जो कांग्रेस के एमपी जिनका नाम है शशि थरूर, उन्होंने दोबारा से इस बिल को पास करते हुए डिक्रिमिनलाइज करने की बात करी होमोसेक्सुअलिटी को। फिर 2015 के बाद हमने ये देखा, अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द राइट ऑफ प्राइवेसी एंड say the sexual orientation is an essential component of the individual and the right of LGBTQ person and the रियल राइट फाउंडेशन सराउंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंडिविजुअल्स के राइट थे, प्राइवेसी के राइट थे, उसे अपहोल्ड करा 2017 में। तो यहाँ पर इंडिविजुअल यानी कि एलजीबीटी कम्युनिटी के भी राइट्स को अपहोल्ड कर दिया गया। ये राइट्स अपहोल्ड होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को क्या बोलते हैं प्रमोट किया था। होमोसेक्सुअलिटी अभी भी डिक्रिमिनलाइज थी, लेकिन इन्हें मैरिज तक अभी तक नहीं ले जाया जा सका था। फिर जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी बेंच बैठी जिसके हेड थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम था दीपक मिश्रा। उन्होंने 2013 में रूलिंग कंसीडरिंग सेंट टू द लार्ज बेंच, उन्होंने इसकी रूलिंग को कंसीडर करने के लिए एक बड़ी बेंच को कंसीडर करने की बात की। फिर 2018 के बाद 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया। अब देखो इस बात को समझो, सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिक्रिमिनलाइज किया 2018 में 6 सितंबर 2018 में, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया था 2009 में, है ना। 2009 से लेकर 2018 मतलब ऑल ओवर 9 साल के डिफरेंस के बाद हाई कोर्ट ने भी 9 साल पहले हाई कोर्ट ने इसे डिक्रिमिनलाइज किया था, और फिर 2018 मतलब 2009 के बाद 2018 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया। इसे डिक्रिमिनलाइज किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको क्या बोलते हैं प्रमोट कर दिया गया, इनकी मैरिज को प्रमोट किया गया। इससे पहले डिक्रिमिनलाइज करने से पहले जैसे सितंबर को किया था, तो जुलाई 2018 में भी एक चीज हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी थी, जो एक बड़ी बेंच थी, और बेंच टेकन टू द कोलन 150 ओल्ड बैन ऑन द गे सेक्स। तो ये एक बहुत बड़ी बेंच थी। उस बेंच के बाद जो 150 साल जो पहले बैन हो गया था उसको अपहोल्ड कराया गया था 2018 में। ओके, तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि एलजीबीटी कम्युनिटी किस चीज से रिलेटेड है, क्या है ये एलजीबीटी कम्युनिटी, है ना। हमने इससे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो पढ़ लिया एलजीबीटी कम्युनिटी से रिलेटेड। तो अब हम बात करते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी। एलजीबीटी कम्युनिटी जो है वो एक्रोमाइन करती है किसको, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड द क्यूर कम्युनिटी। तो क्वेश्चन करने के लिए ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी है
ये इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है, राइट। तो फिर अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ देयर डिस्क्राइब पर्सन ऑफ द पर्सन सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और हाँ ये एलजीबीटी कम्युनिटी जो है ये सेक्स की जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि जेंडर हम लोग तीन ही रिप्रेजेंट करते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो ये सारे एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में ऐड कर लेते हैं। हालांकि इन्हें स्पेशल चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन हम लोग इन्हें इन पूरी कम्युनिटी को एक स्पेशल कम्युनिटी में काउंट कर लेते हैं। एलजीबीटी को हम एक स्पेशल कम्युनिटी में काउंट कर लेते हैं। अब हम रिलेटेड बात करते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ प्रॉब्लम फेस क्या की जा सकती है ना। पहले तो बात है कि हेट्रोसेक्सुअलिटी इनके अंदर होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर प्रॉब्लम होती है, अपने आप को ही नहीं समझ पाते। इनकी बॉडी, इनकी जो एक्चुअल बॉडी होती है वो एक्चुअल बॉडी होती नहीं है, ये बाहर से कुछ और होता है, अंदर से जो नेचर ने इन्हें कुछ अलग ही बनाया होता है। सेकंड पॉइंट जो है इनका इनइक्वालिटी एंड वायलेंस, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी होती है और वायलेंस होता है ना। और डिप्राइव टू द राइट, इन्हें राइट से वांछित रखा गया है, इनको पूरी तरीके से हमारी सोसाइटी में हर तरीके से राइट या फिर अधिकार नहीं दिए गए हैं। इनको जो सोसाइटी है आइसोलेट कर देती है एक जगह से, और उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, जिनकी वजह से इन लोगों की प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं हो पाती, राइट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द फैमिली इटसेल्फ, इनकी जो फैमिली में भी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट होते चले जाते थे, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है इन लोगों के साथ। तो हम इन सारी चीज़ों को, जो ये लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, इन सारी चीज़ों का हम इनके जो इंडिविजुअल ग्रोथ है वो इनकी अफेक्ट हो जाती है, और इंडिविजुअल ग्रोथ रुक जाती है, इंडिविजुअल राइट्स इनके कम हो जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन एलजीबीटी कम्युनिटी को देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं जजमेंट से रिलेटेड कि इनके राइट्स को रिलेटेड क्या क्या जजमेंट्स आए थे, तो जो सबसे मेजर जजमेंट है, मेजोरिटी जजमेंट जस्टिस कंक्लूजन ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट वाज नॉट डिस्क्रिमिनाइज। हाँ, तो जो स्पेशल जजमेंट थी वो बहुत लंबे समय तक इनके जो स्टेटस को लंबे समय तक डिक्रिमिनलाइज नहीं किया गया था, सेम सेक्स के पर्सन को डिक्रिमिनलाइज नहीं किया था। ये एक जो क्रिमिनल एक्ट माना जाता था, ठीक है ना। तो इसमें इट इज अ स्टेट दैट एब्सेंस ऑफ द लॉ, और सबसे प्रॉब्लम बड़ी बात यह है कि आज तक इसमें कोई इन्फ्लिक्टेड, कोई बहुत तगड़ा जो कहते हैं लॉ, इस चीज से रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं है। इससे रिलेटेड जजमेंट में क्या इशू होते हैं हम देखते हैं। देखा, ये जो जजमेंट्स है, इन जजमेंट के थ्रू कोई भी स्पेशल अभी तक हमें रूल्स देखने को नहीं मिले, है ना, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। हम इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं। दो जजमेंट, दो प्रॉब्लम्स है इसमें। पहला, मेजोरिटी जितने भी सेक्स है स्पेशल मैरिज एक्ट के, उनको बहुत लंबे समय तक डिक्रिमिनलाइज नहीं किया गया था, जिनकी वजह से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। दूसरा, स्टेट में जो लॉ है वो भी एब्सेंस है, जिसकी वजह से इनको आए दिन और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। अब इशू क्या रहता है इस रिलेटेड, हम इसे सॉरी, इशू क्या रहता है इस चीज से रिलेटेड। इशू देखो दोस्त, क्या रहता है कि जैसे अगर हम सेम सेक्स मैरिज को प्रमोट करते हैं, है ना, हम लोगों को जब जब नॉर्मल मैरिज होती है, उस नॉर्मल मैरिज में भी हस्बैंड और फीमेल्स होते हैं, हस्बैंड और वाइफ होते हैं, इन दोनों के बीच में जो भी सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं, उन सेक्सुअल रिलेशन में अगर किसी भी प्रकार का कोई वायलेंस होता है, तो कोर्ट उसको भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो अगर हम इस तरीके की ओरिएंटेशन को प्रमोट कर देंगे, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस तरीके पे कोई लॉ भी बनाकर इसे प्रमोट कर देता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यही हो जाती है कि हम लोग जो स्ट्रेट लोग हैं, जो मेल और फीमेल आपस में इंटीमेट होते हैं, और उनके इंटीमेशन से अगर भी किसी भी प्रकार का कोई वायलेंस होता है, तो उस वायलेशन को तो आज तक आइडेंटिफाई करने का कोई अच्छा तरीका हमारे जो सिस्टम में नहीं मिलता है। तो अगर हमें इन्हें क्रिमिनलाइज कर दिया और इनके स्पेशल मैरिज एक्ट और इनके मैरिज को प्रमोट कर दिया गया, तो अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई सेक्सुअल वायलेंस होता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के तरीके क्या होंगे, है ना। तो ये साइंटिफिकली भी इनको बहुत मतलब इशू जनरेट होते हैं इन जजमेंट्स को लेकर, ठीक है। नॉट पॉइंटेड टू द बेंच और डज नॉट एड्रेस, असली जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस नहीं किया जाया जा सकता है, ये बातें इसमें की गई है। तो जुडिशियल लेजिस्लेशन की अब हम बात करते हैं। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें क्या हुआ था, द कोर्ट लेड डाउन द डिटेल गाइडलाइन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट डील विद द कंप्लेन अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट। सबसे पहले
जो विशाखा का जो केस आया था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 1997 का केस है, इसमें रिलेटेड ये चीज़ें सबमिट कर रही थी कि सेक्सुअल हरासमेंट के केस और कंप्लेंट्स को किस तरीके से डील किया जाएगा। राइट। हम स्ट्रेट कम्युनिटी के जो भी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं उसको डील करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रेप जैसे वर्ड की जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन की ही नहीं हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शब्द हो जाता है रेप। जैसे आधे से ज़्यादा लोगों को समझ में ही नहीं आता कि जो कुछ शब्द है जैसे रेप, रोमांस, बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेडिक्टरी वर्ड्स होते हैं आपस में एक दूसरे के। और हम जो कम्युनिटी होती है, जो भी हमारे केसेस होते हैं, उन केसेस में बहुत बार तो ऐसा होता है कि लोग इस चीज़ को डिटरमाइन ही नहीं कर पाते कि ये एक रेप का विक्टिम है या फिर एक रोमांस है ना, समथिंग। तो इन दोनों में डिस्क्रिमिनेट कैसे, मतलब इन दोनों के बीच में अब डिफरेंस कैसे किया जाए जैसे रेप और रोमांस में। तो इसी तरीके की बात में लेकर ये जो केस आया था जिसका नाम था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि 1997 का केस था। जो इंस्टीट्यूशन, हाँ, जो इंस्टीट्यूशन है उसको उससे रिलेटेड ये बात थी कि कंप्लेंट्स को डील कैसे किया जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर। I'm सॉरी। दूसरा जो है नालसा 2014 में, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द थर्ड जेंडर पर्सन एंड द इशू इलैबोरेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन। नालसा जो है इस ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको स्पेशल जो थर्ड जेंडर है उनको स्पेशल राइट देने की बात की गई थी, और इनको जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी इनके साथ सेक्सुअल जो वायलेंस होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं, उनसे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए, थर्ड जेंडर को, ट्रांसजेंडर पर्सन्स को। तो ये ऑल ओवर चीज़ें था। और इसके बाद हम बात करते हैं, आखिरी जो पॉइंट है इसमें आएगा कि हाउ राइट्स ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी वर स्टोर इन इंडिया। किस तरीके से हम एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट्स को स्टोर कर सकते हैं इंडिया के अंदर। तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिनके थ्रू हम इनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नवतेज सिंह का जो केस था 2018 में, इसमें जो टॉप कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स होते हैं, जो उन्होंने जो सेक्शन 377 इंडियन पीनल कोड इसने डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। डिक्रिमिनलाइजेशन सेंसुअल ऑफ द सेक्सुअल कंडक्ट को और सेक्सुअल ओरिएंटेशन को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था 2018 के केस में, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल 14 की बात की जाए तो इसमें था कि इट क्रिएट द अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ द सेम सेक्स पर्सन। ठीक है ना, अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करी थी। और 2000 ये जो हमारा आर्टिकल 21 है, ये द वॉयलेशन ऑफ द बॉडी ऑटोनोमस, है ना, वॉयलेशन ऑफ द बॉडी ऑटोनोमस की बात थी और बात हैगी। और आर्टिकल 15 में क्लासिफिकेशन की बात करी थी, परसेप्शन ऑफ द स्टीरियोटाइप और वॉयलेटिव 2000 जो हमारा जो हम आर्टिकल 15 है वो इस चीज़ की बात करता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात की जाए, इम्प्लीकेशन ऑफ द बोथ नेगेटिव एंड द पॉजिटिव एप्लीकेशंस, दोनों जो ओब्लिगेशंस है उन पे फोकस करना चाहिए। नेगेटिव ओब्लिगेशंस पे भी फोकस करना चाहिए और पॉजिटिव ओब्लिगेशन पे भी फोकस किया जाना चाहिए। तो अब इसमें जितने भी रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। आर्टिकल 14 किस तरीके से बात करता है। आर्टिकल 14 स्टेट शैल बी डिनाइड टू पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट और सेक्स। इसमें जो पॉइंट आया सेक्स, और यही सेक्स इस चीज की ओरिएंटेशन को बात करता है, सेक्स और अ प्लेस ऑफ ओरिएंटेशन। ये जो आर्टिकल 14 था ये अडॉप्ट किया गया था ब्रिटेन से, और इक्वालिटी बिफोर लॉ को नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है क्योंकि इसे नो पर्सन शैल बी द अबव द लॉ को हाईलाइट किया जा सकता है। और एब्सेंस इन द प्रेफरेंस ऑफ द प्रिविलेजेस, इसके तहत इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट की तरह माना जाएगा विदाउट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस। इक्वालिटी बिफोर लॉ से क्या होता है, द रूल ऑफ लॉ का एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है जो ये बताता है कि द लॉ ऑफ सुप्रीम ऑफ द गवर्नमेंट नीड टू आवर ड्यूटी अंडर द लॉ। इन अदर वे वी कैन से दैट द लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए जिससे अपने लॉ को लिमिट और ड्यूटी को लिमिट किया जा सके। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि आर्टिकल जो 14 है
ये सेम सेक्स के जो पर्सन्स होते हैं उनको डिप्राइव नहीं किया जाया जा सकता अंडर आर्टिकल 14। अब हम बात करते हैं अंडर आर्टिकल जो 15 में मेंशन किया हुआ है, जो कि हमारे नीचे दिया हुआ है, ये आर्टिकल 15। इसमें ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, और रिजर्वेशन की भी ये बात करता है आर्टिकल 15। देखो ये रहा आर्टिकल 15, ये डिस्क्रिमिनेशन को क्या बोलते हैं, प्रोहिबिट करता है, और रिजर्वेशन को प्रमोट करता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, जहां पर हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे केस देखे थे, लेकिन सेक्सुअल ओरिएंटेशन हम इस चीज को बात नहीं कर सकते। अगर हम प्राइवेसी की बात करें तो इससे बहुत सारे केसेस आए थे, जैसे जस्टिस पुट्टो स्वामी केस, जो कि 2017 का केस है ना। और राइट टू मैरिज ऑफ ए पर्सन ऑफ वन चॉइस, हाँ ये एक केस कहा जाया जा सकता है, जो कि 2018 का रिसेंट हादिया केस जो हुआ था, जिसमें मैरिज करने का जो राइट था उससे रिलेटेड राइट टू प्राइवेसी को लेकर ये शब्द उठे थे। राइट टू रेपुटेशन की भी बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी के केस में उन्होंने बोला था कि राइट टू जो प्राइवेसी है उसके किसी भी उसके प्रोटेक्शन को हर्ट नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 में कहता है कि जो आर्टिकल 21 है ये हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन की भी बात करता है। आर्टिकल 21 का इसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, ये बहुत छोटे लेवल पे नहीं होता। आर्टिकल 21 बहुत ही ब्रॉड लेवल पे वर्क करता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन की हमने ऑलरेडी बात कर ली ना, पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस दोनों पर ही हमें फोकस करना चाहिए। अब हम नालसा के बारे में बात कर लेते हैं। नालसा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2014 में है, उसमें द कोर्ट एक्नोलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द राइट अराइजिंग द जेंडर आइडेंटिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन, इक्वल सिविल एंड द सिटीजनशिप ऑफ द राइट, यही वाली बात करी थी। अब स्पेशल मैरिज एक्ट के जरिए जो भी SMA है, मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं हम उसको रीड करते हैं। 2 पर्सन ऑफ द सेम सेक्स ऑफ एनी रिलीजन सिमिलर एज HMA इन 1955, ठीक है ना। 2 पर्सन जो कि अलग अलग सेक्स के हो या अपोजिट सेक्स के हो या सेम सेक्स के हो, उनको सिमिलर स्पेशल मैरिज एक्ट के तरीके उनको मैरिज के जो राइट्स है वो मिलते हैं। नोटिस टू इंटेंड द मैरिज ऑफ द मैरिज ऑफिसर in a place where any party remain at least 30 days. If anybody have a objection within the 30 days can be objected it. The place of the marriage at the office or where the parties desire with the reasonable restriction or the payment made be such regarded by the party. अगर इस तरीके की कोई भी पार्टी होती है तो उसके जरिए इनको पेमेंट देना पड़ सकता है। तो अब हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड की बात अगर हम करें तो हम किसी भी अगर किसी को सस्टेन वे में अगर ग्रोथ करना है तो हमें हर इंडिविजुअल को लेकर चलना होगा, क्योंकि स्टेट हमारे देश के या हमारी उस कंट्री के टेरिटरी को उस देश के जो इंडिविजुअल्स हैं उस देश पे जो राज हो रहे होते हैं, जो राज कर रहे होते हैं उनकी तो बात अलग है, जो राज हो रहे होते हैं उनके द्वारा ही स्टेट बनता है। और स्टेट इंडिविजुअल के अगर इंडिविजुअल राइट्स को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ही स्टेट फ्लरिश कर पाएगा। तो फिर वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट, मैरिज ऑफ द क्यूर पर्सन डिड नॉट रिक्वायर इन द कोर्ट टू लेजिस्लेटिव, ठीक है ना। किसी भी तरीके के कोर्ट ऑफ लेजिस्लेशन में इनको जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक स्पेशल मैरिज है। यद्यपि कोई व्यक्ति सेम सेक्स मैरिज को प्रमोट करना चाहता है, बाहर की कंट्रीज में सेम सेक्स मैरिज अलाउड है, इंडिया में भी अलाउड होगा, लेकिन इसे समय लगेगा। बस इंडिया के जो रिलीजियस एस्पेक्ट है, इंडिया का जो कल्चर है वो थोड़ा सा अलग है, जिसकी वजह से इसको समय लग रहा है। अदरवाइज इसे तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में या फिर हमारी सोसाइटी में उतारा जाएगा, क्योंकि बाहर की कंट्री में इसे ऑलरेडी उतारा जा चुका है, ठीक है ना। और ये जो अगर हम इंडिविजुअल राइट अगर हम किसी को इस तरीके से देते हैं तो जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसको बिल्ड किया जाया जा सकता है। ये इसका एक प्लस पॉइंट और वे फॉरवर्ड हो सकता है, और इससे अकाउंटेबिलिटी मैनेज होगी और जो क्रिएटिविटी का जो इम्प्लीकेशन है वो इससे इंक्रीज होगा, क्योंकि ये अगर लोगों की डिजायर्स कंप्लीट होंगी, लोगों की नीड कंप्लीट होगी तो लोग तभी क्रिएटिविटी की तरफ जा सकेंगे। इससे दूसरा वे फॉरवर्ड क्या होता है, अगर ये लोग व्यक्ति बच्चा पैदा करने के लिए असक्षम होते हैं तो ये लोग अनाथ आलय से उन बच्चों
जिनके माँ बाप नहीं है या जिनके साथ किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट हो गया, तो ये लोग, ये कपल्स उन बच्चों को अडॉप्ट करके उनको एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा वे फॉरवर्ड हो सकता है, और ये कम्युनिटी सोसाइटी को हार्म नहीं करेगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये सोसाइटी, जबकि हमारी सॉरी ये जो कम्युनिटी है ये हमारी सोसाइटी को बिल्कुल हार्म नहीं करेगी। ये सोसाइटी, ये जो कम्युनिटी है ये बल्कि हमारी सोसाइटी को अपहोल्ड करेगी, उसके पैरामीटर्स को अपहोल्ड करेगी, और काफ़ी सारी चीज़ें जो ये कम्युनिटी हमारी सोसाइटी को दे सकती है। तो ये इसका ऑल ओवर ऑब्लिगेशंस, या फिर हम बोले तो ऑल ओवर सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड बातें हैं। तो अगर हम इससे क्वेश्चन अराइज करना चाहें, तो क्या इससे हम कोई क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं? देखो, पहला क्वेश्चन अगर हम पूछें तो वाई सेम सेक्स मूव टुवर्ड द गे, जो कुछ लोग होते हैं वो गे की तरफ मूव क्यों करते हैं? गे की तरफ मूव करने की क्या उनकी कोई मजबूरी होती है, या सच में इनका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या नहीं है? ठीक है ना। और क्या ये जो गे मेंस होते हैं वो एक्चुअली मेल्स होते हैं या फिर मेल्स नहीं होते हैं? तो इससे रिलेटेड बहुत सारे डिस्कस किए जा सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे जो यहाँ पर लोगों के रिफ्लेक्शंस आते हैं, लोगों के जो बातें आती है, वो कहते हैं कि जो गे मैनर्स या फिर लेस्बियन कम्युनिटी का बोर्न होता है, उसके ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं बहुत एब्यूजिव होते हैं, उनकी एब्यूजिव हिस्ट्री होती है अपोजिट जेंडर को लेकर, है ना। थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें तो दे आर फ्री फ्रॉम द सोशल बाउंड्री और द पर्पस। ये ज़्यादातर अपने आप को जो सोशल बाउंड्रीज और सोशल पर्पस से ये लोग फ्री होते हैं, जिसकी वजह से ये इस सेम सेक्स मैरिज की तरफ, सेम सेक्स अट्रैक्शन की तरफ मूव हो जाते हैं। दे नो द प्रॉपर वे ऑफ लिविंग। इस तरीके की बातें इसमें कहा जा सकता है। तो अगर हम बात करें दूसरे अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो वाई गे रिलेशनशिप नेवर लास्ट लॉन्ग, है ना। कई लोग कहते हैं कि ये जो गे रिलेशनशिप है ये नेवर लास्ट लॉन्ग, ये कभी लंबे नहीं चलते हैं, ये बहुत छोटे समय के लिए ही होते हैं। क्योंकि कुछ स्टेटमेंट के थ्रू हमने ये बात देखी है कि कुछ जो रिलीजियस टेक्स्ट है, वो रिलीजियस टेक्स्ट ये कहते हैं कि आवर गॉड क्रिएट सेक्स विद प्रॉपर बाउंड्री एंड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, है ना। जो हमारे भगवान है उन्होंने सेक्स को एक प्रॉपर बाउंड्री की तरह बनाया है, और एक स्पेशल पर्पज के लिए ही इस सेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर हम बात करें कि बाउंड्री क्या है, तो बाउंड्री रिलेटेड होती है सेक्स को लेकर मैरिज, ठीक है ना। मैरिज सेक्स से रिलेटेड बाउंड्री है, और पर्पज होता है मैरिज का चिल्ड्रंस को प्रमोट, है ना, चिल्ड्रन को बोर्न करना। ये सेक्स की प्रॉपर डेफिनेशंस होती है, ठीक है ना। लेकिन जो गे ओरिएंटेशन लोग होते हैं, जो सेम सेक्स के लोग होते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो लोग उनके अंदर जो बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है, उनके अंदर इम्पोर्टेंसीज जो होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से इनके लिए मजबूरी हो जाती है, क्योंकि इनके लिए ये जो चीज़ होती है मजबूरी हो जाती है। तो आप इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला, वाई से गे सेक्स रिलेशन नेवर लॉन्ग लास्टिंग, ऐसा क्यों है कि जो गे सेक्स रिलेशंस होते हैं या फिर सेम सेक्स जो भी रिलेशंस होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। तो इससे रिलेटेड आपके क्या कहना है, ये आप मुझे बताना। और ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसकी मोरालिटी को डिस्कस किया जा सकता है। तो थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट टुडे।